तीन चार क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि जिनमें बहुएं कमेंट कर रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं कि भैया उनकी सास एक्टिंग करती हैं, नाटक करती हैं, सबके सामने कुछ और रहती हैं, पीछे कुछ और रहती हैं। तो आपको भी अगर ये टैलेंट आप में डेवलप हो जाए कि आपको भी हंसी छूटे जब उनकी नाटकबाजी दिखे, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व तुरंत से। क्योंकि जब वो ऐसा कुछ करेंगी, आपको बजाय गुस्सा आने के आपको अंदर से हंसी आएगी, आपको रोकनी पड़ेगी हंसी। कि वो हम पति पत्नी में झगड़े लगवाती हैं और फिर झगड़े लगा के खुश होती हैं। अगर हमारे लड़ने से किसी को सुख मिलता है तो हम ये सुख किसी को नहीं देंगे। अरेंज मैरिज में ना आपको एक्सपेक्टेशन कम होती है, लव मैरिज में ज्यादा हो जाती हैं। अगला कैरेक्टर आता है देवरानी या जेठानी। अगर आप जेठानी हैं आपको देवरानी में कमी नजर आएंगी, आप देवरानी हैं आपको जेठानी में कमी नजर आएंगी। ये एक कटु सत्य है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये जो टाइटल है, आओ बहन बातें करें, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्या है। मेरा इसको शुरू करने के प्रति ये सोच थी कि जब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम इवन अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने पति, सास, ससुर, अच्छे से अच्छा दोस्त या फिर अपने मैके वालों से भी, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें कोई नहीं समझ पाता। उस टाइम पे हमारे पास कोई बात करने के लिए, शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता जो उस सिचुएशन को समझे और उसके अकॉर्डिंगली हमारा साइड देखते हुए हमें कुछ सलाह करे। तो बहुत सारे लोगों के साथ है और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लग रहा है 10 में से 9 के साथ यही दिक्कत है कि नहीं हो पाता किसी का अवेलेबल होना कि आपके साथ जो बैठ के बातें करे और आपके साइड से सोच के उन चीजों का सोल्यूशन दे। तो उसके लिए मुझे लगा था कि आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, दिक्कतें बता सकते हैं। क्योंकि ना तो यहाँ पर आपका कोई नाम लेने वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, है ना। तो आपकी प्राइवेसी भी खत्म नहीं हो रही और आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ना सिर्फ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो अगर कमेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे रिप्लाई देने में, वीडियो बनाने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, 4-5 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आप लोग चाहें और आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा बेहतरीन इसका सुझाव है कुछ उनके लिए, तो आप लोग कमेंट में एक दूसरे को प्लीज रिप्लाई किया कीजिए। हम लोग सब एक फैमिली की तरह हैं और ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगी वही सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा। मुझसे भी जानकार, मुझसे भी अनुभवी, मुझसे भी समझदार मेरे व्यूवर्स में बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी कई बातों से तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। तो ये है जी आओ बहन बातें करें सीरीज का कॉन्सेप्ट। और अब जो लास्ट वाले संडे के वीडियो पर जो कमेंट्स आए थे, केवल मैं उनको ही ले पाई हूँ और वो 27 स्क्रीनशॉट हैं और एक एक में कई बार 2-2 भी हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर लेना और उनके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हल निकल पाता है। अब बल्क में बात करूं ना, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि जिनमें बहुएं कमेंट कर रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं कि भैया उनकी सास एक्टिंग करती हैं, नाटक करती हैं, सबके सामने कुछ और रहती हैं, पीछे कुछ और रहती हैं और वैसे बैठी रहती हैं, लेकिन बेटे के सामने, रिश्तेदारों के सामने काम करने लगती हैं। तो ये सुनने में ना अजीब लगता है कि पति की माँ है, सम्मान करने लायक है, लेकिन जो ये बातें आ रही हैं ना, ये भी कटु सत्य है। होता है ऐसा घरों में, मैं नहीं कहूंगी कि सब में होता है, लेकिन बहुत सारे घरों में होता है। और जब उनकी चोरी या उनकी एक्टिंग सामने आ जाती है, पकड़ी जाती है, तो बजाय मतलब मुझे तो सुन के क्या, देख के क्या, गुस्से की बजाय ना हंसी आती है पहले। कि एक एज के बाद सही कहते हैं कि आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है ना, तो वो बच्चा होता चला जाता है। जैसे बच्चे नहीं होते, अपनी शैतानियां छुपाने के लिए झूठ बोल जाते हैं, किसी और का नाम लगा देते हैं। तो मुझे वो हरकतें याद आती हैं बच्चों की इस टाइम पे। तो देखो कई बार ये इसमें भी कमेंट भी आए कि अकेला बेटा बहू है, वो क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते, है ना भाई। आपके पति की जिम्मेदारी है उनकी तरफ, तो वो भी चाहे नहीं चाहे, अगर उसको दिख भी रहा है कई कमेंट्स में या कि पति को भी समझ में आ रहा है वो कैसी हैं, लेकिन हम क्या ही करें, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको भी अगर ये टैलेंट आप में डेवलप हो जाए कि आपको भी हंसी छूटे जब उनकी नाटकबाजी दिखे, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व तुरंत से। क्योंकि जब वो ऐसा कुछ करेंगी, आपको बजाय गुस्सा आने के आपको अंदर से हंसी आएगी, आपको रोकनी पड़ेगी हंसी। स्ट्रेस लेवल तो वहां कम हो सकता है, लेकिन अगर ये है कि उनकी नाटकबाजी ऐसी है कि जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है या आपको लोग गलत समझ रहे हैं,
तब आपको बोलना पड़ेगा अपना पक्ष, वहां उसे कहेंगे कि लड़ाई हो गई। ठीक है जी। और तीसरा क्या हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो भाई इनकी पर्दाफाश करने वाली बात है, तो फिर इतने बोल्ड हो जाओ। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या दिक्कत है, आप फोन में रिकॉर्ड करो, जैसे भी दिखाना है सबको दिखाओ कि भाई देखो। लेकिन ये ना कोई अच्छा इलाज है नहीं, रिकॉर्डिंग करना या किसी की इस तरीके की हरकतों को शूट करके और फिर दिखाना कि देखो तुम्हारी मम्मी ये कर रही है या देखो आपकी पत्नी ऐसा कर रही है। वो ना मतलब उस बंदी की बेइज्जती हो जाएगी जो इतने सालों से हमारी, जो आज हमारी स्थिति है, आज से 15-20 साल पहले वो उनकी रही थी। तो हो सकता है जो आज वो कर रही है कल हम कर रहे हो बुढ़ापे में, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो मुझे लगता है बुढ़ापे में ना थोड़ा सा अट्रैक्ट अपनी तरफ ध्यान रहे, इस चक्कर में भी करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं जब उस एज में पहुंचूंगी तब अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगी कि ऐसा करा तो क्यों करा होगा। लेकिन ये है कि ये फनी लगता है सुनने में कि छोटे बच्चों की तरह आपने नाटकबाजी शुरू कर दी, आपका बेटे का फोन आया आपने काम कर लिया, या फिर रिश्तेदार आया आपने काम कर लिया, और अकेले में आपने एकदम सींग निकाल के बहू को मारे। तो ये चीजें फनी हैं, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचो कि वो एक अटेंशन सीख करने के लिए किस लेवल तक सोच रही होंगी, किस हद तक प्लानिंग कर रही होंगी, और किस हद तक सही बताओ तो एज अ पर्सन वो गिरती ही जा रही हैं। तो आपको उन पर तरस खाना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, और हो सके तो इस चीज को एक मजाक, जैसे मुझे हंसी छूट जाती है ऐसे आप ये डेवलप कर लो, तो आपका यहाँ से आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। और आप देखोगे कि अब देखो अब ये क्या करेंगी। जैसे बच्चे को नहीं देखते कि ये कोई सामान दे दिया, देखना अब इसको ये देंगे ना, देखो ये क्या करता है, सब हंसते ही है ना। तो जब आप देख रहे हो कि आपके ससुर को भी पता है, आपके हस्बैंड भी मान रहे हैं, आपको भी पता है, तो वो चीजें जब वो दोबारा करेंगी ना तो आपको हंसी ही आएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इस कंडीशन में ये करेंगी। तो इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जो वो ये सब कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं तो लेट इट बी। जब आपको पता है या तो आप छोड़ सकते हो तो छोड़ने वाली चीज है, लेकिन जब आपको पता है रहना उन्हीं के साथ है तो चीजों को फनी बना लो तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी है कि भाई ये सीरियस है तो फिर सीरियस तरीके से डील करने के हैं ही तरीके। अगला जो कहना चाहिए करेक्टर आता है औरतों की कहानी में ससुराल में, दूसरा आता है नंद। ठीक है, तो नंद से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक तो बड़ा अजीब सा है कि नंद जो है वो बहाने बना के, और बहुत ही गंदे गंदे बहाने इन्होंने लिखे हैं, उस तरीके के बहाने बना के इनके पति से पैसे ऐंठती है, और इनके पति को वो बहन के मतलब मोह में अभी है कि भाई मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, ऐसे फील होता है उन्हें कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे सिंपैथी है उनके पति से भी और आपसे भी कि भाई वो बेचारा भाई का फर्ज निभा रहा है तो वो भी मजबूर है। हो सकता है उसको भी अंदाजा हो रहा हो कि मेरी हार्ड अर्न मनी जा रही है, लेकिन आप ना इसको अगर रोक सकते हो, आपके कहने से आपके हस्बैंड को समझ आ सकती है तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि भाई वो नहीं सुनेंगे और नहीं समझने की उसमें है, तो आप रिक्वेस्ट करके या थोड़ा हार्ड शब्दों में ये कर सकते हो कि भाई इससे ज्यादा नहीं। एक लिमिट होती है ना हर चीज की, आदमी अपने बच्चों का पेट काट के थोड़ी बहन को दे देगा, ये वाली बात आती है। तो आप वहां पे एक लिमिट सेट कर दो कि ठीक है माना आपकी बहन है, लेकिन आप एक यहाँ तक करो बस। और उस पैसे को आप मेंटली ये सोच लो कि भाई किसी को दान दे दिया, उतनी आप रिक्वेस्ट कर लो कि ठीक है आप इतनी मदद करो जिससे मेरी गृहस्थी डिस्टर्ब ना हो, आपकी बहन जाने आप जानो। थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि खून के रिश्ते हैं, वो अपने आप छोड़ेंगे तब छूटेंगे, आप छुड़वाओगी बुरा लगेगा, ये वाली बात हो जाती है। अच्छा, और क्या आया है नंदों के लिए कि एक दो नंदे हैं, एक अनमेरिड है और दूसरी विधवा है, उनके साथ बच्चा है। तो जो अनमेरिड है वो तो अपने में बिजी है, लेकिन जो विधवा है वो इनके खिलाफ मतलब सीन क्रिएट करती है, इनमें झगड़े लगवाती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, नाटकों में दिखाते हैं, और आपके आसपास लोगों को आपने कहते सुना होगा वो सब चीजें। तो वहां देखो मुझे ये लगता है जब किसी की लाइफ में कोई मेजर कमी होती है और वो अपने सामने अपना जिसे प्रतिद्वंदी सा माना हो या जो हर चीज में उसके बराबर का सा हो, उसको देखता है अपने से बेटर कंडीशन में, तो कितना भी धीर गंभीर व्यक्ति हो थोड़ा सा उसमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है, और वो इसी के वश में होकर ये सब चीजें करता है। जो ये चीज समझ जाता है कि मुझे जेलसी फील हो रही है, वो पर्पजली अपने आप को रोक सकता है, लेकिन जो ये समझ ही नहीं पाता
कि मैं जल रहा हूँ, जल रही हूँ, या मुझे चिढ़ हो रही है, जो ये ना मानता है ना जानता है, वो नहीं रुक पाता। उसके जो एक्ट हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सपोज करो अगर मुझे किसी से किसी चीज में देख के मुझे ये हुआ कि यार मेरे से बेटर इसका हो गया और मुझे बुरा लगा, और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ईर्ष्या फील हो रही है, तो मैं उसके सामने जाके उसके खिलाफ कुछ करने से पहले खुद को मैं रोक लूंगी कि तू पहले से ही थोड़ा सा इससे जली भुनी बैठी है, अगर तू इसके साथ और कुछ करेगी तो हो सकता है लिमिट क्रॉस हो जाए। लेकिन जो बंदा ये मान ही नहीं पा रहा, जान ही नहीं पा रहा कि मैं इससे जल रही हूं या मुझे इसकी ये अच्छी चीज देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है, वो क्या करेगा, उसको बुरा लगेगा और बहुत जोर से लगेगा, और वो उस चीज को बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर देगा। ये सब चीजें ना यहाँ चलती हैं। तो अगर आप अपने आप को ढंग से समझ जाओ तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। तो जो लोग ये करते हैं ना कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, पति पत्नी में लड़ाइयां लगवाना, या फिर किसी को बुरा बना के नीचा दिखाने की कोशिश करना, दरअसल वो खुद हीन भावना से इतने ग्रस्त होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपको थोड़ा नीचे लाके वो अच्छा फील कर पाए, अपने से बेटर ना आपको वो देखें, थोड़ा सा आपको डाउन कर दें सबकी नजरों में। ये इंटेंशन होती है जो मुझे समझ में आता है। तो जब आप अपने आप में कंटेंट फील कर रहे होंगे ना, आपको पता है आप क्या हो, तो किसी के कहने सुनने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जो भी ये क्वेश्चन आए हैं 4-5 की सास या नंद से रिलेटेड, कि वो हम पति पत्नी में झगड़े लगवाती हैं और फिर झगड़े लगा के खुश होती हैं, आप देख रहे हो झगड़े लगा के खुश होती हैं। अब मैं ये भी एक्सपीरियंस से बताऊं आपको कि झगड़े लगा के आप देख रहे हो कि आपको किसी ने कोई बात बोली, उसके बाद आप पति पत्नी में झगड़ा हुआ, आप लड़ लिए, और उसके बाद आपके टर्म्स खराब हो गए अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिनों के लिए या पता नहीं कितने दिन के लिए। लेकिन जिसने वो बात बोली थी वो आपसे भी बात कर रहा है, आपके हस्बैंड से भी बात कर रहा है, और वो ठीक है, बंदा वो खुश है। आप ध्यान से देखोगे वो खुश होगा। फिर आप 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए मेरी बात की, कि अगर कोई आपको दिख रहा है कि आपकी बात कर रहा है, ऐसे आपको बात बोल रहा है जिसकी वजह से आपका झगड़ा हो रहा है बार बार, और फिर वो बंदा नॉर्मल है आप दोनों के साथ, इसका मतलब उसको मजा आ रहा है आपको लड़वाने में, तो आप उसको मजे का मौका क्यों दे रहे हो? जब तक आपको समझ में नहीं आई, आपने रिएक्शन दे दिए, आप लड़ मरी पति से अपने कि जी तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। लेकिन अगर आपको अब समझ में आ रहा है कि इस बंदे के बात करने के बाद फिर हमारे बीच में लड़ाइयां होती हैं, तो फिर आप उसको लड़ने का मौका नहीं देंगी। अगर आपको कोई भड़का रहा है, आप वो बात अपने पति से नहीं करनी चाहिए आपको। और अगर आपके पति को कोई भड़का के भेज रहा है, आपको पता है कि वहां से बैठ के आया है मेरा बंदा, अब ये आके मेरे को मतलब सुनाएगा बातें, आपको पहले से पता है ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भाई ये बोलेंगे, और वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है उस टाइम पे। तो आप यहाँ से ना ऐसे हो जाओ कि भाई ये बोलेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, और आप उस टाइम पे रिएक्शन मत दो। तो होगा ये, झगड़ा हमेशा दोनों साइड से होता है जब दोनों लोग गुस्से में होते हैं। उसने जो कहना था कह लिया, आपको सब कुछ हो गया, आपको बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, वो लगने दो। मैं ये नहीं कहती कि पत्थर हो जाओ, मैं भी नहीं हूं अभी, तो मैं आपको कैसे कहूँ। लेकिन ये कर सकते हो आप कि आप उस टाइम पे ना रिएक्शन मत दो, बिल्कुल जिप कर लो मुंह कि बोल लेने दो इन्हें जो बोलना है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ना अपनी सफाई में ना उनकी बुराई में, कुछ नहीं बोलना आपको, जो वो बोल रहे हैं ठीक है सुन लो। 2-4 दिन बाद शांत हो जाए ना, जब बातें क्लियर करना, थोड़े दिन बाद उनको खुद समझ में आएगा कि यार ये रिएक्शन नहीं देती, लेकिन मैं जब भी वहां जाता हूँ, जब भी आके मैं इस पर बरस जाता हूँ, आएगी ये चीज समझ में। और अगर आपको कोई भड़का रहा तब भी आपको तो वो बात छेड़नी ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा हम ये उम्मीद करें कि पति शैतान मतलब पति समझदारी दिखाए, तो कभी वो दिखा सकते हैं कभी नहीं, लेकिन आपका अपने ऊपर तो पूरा वश है ना समझदारी दिखाने के लिए। तो आप अपने ऊपर ये चीज अप्लाई करो, तब देखो अगर हमारे लड़ने से किसी को सुख मिलता है तो हम ये सुख किसी को नहीं देंगे। अच्छा जी, सास और नंद के बाद अगला कैरेक्टर आता है देवरानी या जेठानी। अगर आप जेठानी हैं आपको देवरानी में कमी नजर आएंगी, आप देवरानी हैं आपको जेठानी में कमी नजर आएंगी। ये एक कटु सत्य है, ठीक है जी। अब इनमें जो अब प्रॉब्लम आई है वो क्या है, वही सेम प्रॉब्लम जेठानी देवरानी की, कि 2 बहुएं हैं। कहीं जेठानी है वो कह रही है कि देवरानी को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी कदर नहीं है, और होता है ये मैंने ज्यादातर देखा।
और कहीं ये है कि देवरानी की कदर नहीं है, वो वर्किंग है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि जेठानी का होल्ड इतना जबरदस्त है, ये भी होता है। तो ये पर्सनल नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर जेठानी डोमिनेटिंग नेचर की है तो वो पहले आई है, उसके पास पहले मौका है घर को अपने हिसाब से ढालने का। और अगर देवरानी सीधी सादी एडजस्टमेंट में उठल पुठल करती हुई बेचारी आई अपने घर से, पढ़ी लिखी, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई और उसके बाद फिर वो घर संभालने में लग गई, फिर बच्चे हो गए तो पति सास ये वो एडजस्टमेंट में ही लग गए और इतने में आ गई देवरानी जो थोड़ी सी उससे ज्यादा मेंटली सॉर्टेड है और उसने आके फिर अपना कैप्चर कर लिया घर। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सूरतें हैं, हर घर में अलग अलग कहानी है। कहीं देवरानी का अधिकार ज्यादा है और कहीं जेठानी का, कहीं सास ससुर का झुकाव देवरानी की तरफ ज्यादा है और कहीं जेठानी की तरफ। एक घर भी मैंने ऐसा नहीं सुना इन क्वेश्चंस में या देखने में जहां दोनों को, अभी तक मैं बताऊं लेकिन होंगे ऐसे घर कि जहां दोनों को बिल्कुल इक्वल हर तरीके से काम में, कमाई में और प्यार में इक्वल बिल्कुल रखा गया हो। हर जगह यही है कि भाई इसको ज्यादा उसको कम, ये चलता है। अब इसमें हम करें क्या, चाहे हम देवरानी है चाहे जेठानी है, दोनों के लिए एक ही चीज फॉलो होती है। देखो, जब तक आपके सास ससुर हैं और अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो ये चीज चलती है लंबी, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ सालों बाद पक्की बात जो है वो ये है कि आपको अपनी गृहस्थी अपने अकॉर्डिंग चलानी ही होगी। आप, आपके पति और आपके बच्चे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रह जाएंगे और उस टाइम पे सबसे कैड़ा कंपटीशन आप ही दोनों में होने वाला है। तो जो पैतृक संपत्ति है, देखो उसको लेके तो मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, उस पर तो मैं मुंह धोने की सलाह किसी को देती नहीं, लेकिन जो आपके अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा है उसको आप रखो मजबूत अपना कि भाई मेरे काम यही आना है। तो जिस दिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा वो पैसा आपके काम आएगा। माँ बाप की संपत्ति पे निगाह मत रखो कि 10 लाख में से 5 उसे दिए तो 5 मुझे दें, उनकी मर्जी, वो 10 के 10 दे दें, ठीक है। एक तो आप यहाँ से तब फ्री हो जाओगे और दूसरी चीज आप यही मान के चलो कि जितनी भी खटपट हो रही है ये टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल 20 साल बाद आपको अलग होना ही पड़ेगा, तो आप वो चीज कर लो। कोई मतलब नहीं बन जाता कि आप रोज एक दूसरे को देख के किलस रहे हो, रोज एक दूसरे की बुराइयां निकाल रहे हो, कोई डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे की वजह से। इन चीजों से अच्छा मुझे लगता है कि आदमी अलग रह ले। मैं ये नहीं कहती कि घर तोड़ने वाली बात, लेकिन अगर आपका जीना ही दूभर हो गया है और आपके साथ फिर बाकी लोगों का भी, तो ऐसे साथ रहने से भी कोई फायदा नहीं है। तो देवरानी जेठानी का तो यही है, अपनी फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखो ताकि जब आपको अपने दम पे अपनी गृहस्थी चलानी पड़े तो आप अच्छे से चला पाओ। अब लास्ट बचते हैं जी हमारे पति। अब उनके साथ क्या होता है कि भाई देखो, पिछली बार भी यही बात हुई थी कि अरेंज मैरिज में ना आपको एक्सपेक्टेशन कम होती है, लव मैरिज में ज्यादा हो जाती हैं। अब एक लव मैरिज का किस्सा ऐसा आया है कि डिलीवरी के बाद उन्होंने कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो जब वो कहती हैं तो हस्बैंड कहते हैं कि बना के तुझे खाना खिला तो रहा हूँ और कितना सपोर्ट करूँ। उन्हें चाहिए इमोशनल सपोर्ट। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आदमी रोज घर में काम नहीं करता, अगर वो 3 टाइम आपको खाना बना के दे रहा है और डिलीवरी के टाइम की टेक केयर आपकी फिजिकल वाली भी कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। भले वो आपके लिए मामूली सी बात लग रही हो, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लव मैरिज है तो अपना प्यार इतना मजबूत रखिए इस टाइम पे। ये क्रूशल टाइम होता है माँ के लिए भी और बाप के लिए भी, तो इस टाइम को निकल जाने दीजिए। इतनी बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आई है, फिलहाल ये इमोशनल और उसको अगर वो नहीं कर पा रहे उसको होल्ड पे रखिए, जो कर रहे हैं उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए, तो आप खुश रहेंगी। धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। एक पति को लेके इस तरीके की चीजें आती हैं कि वो शाम को घर पे नहीं रुकते। फैमिली टाइम जो शाम को, जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर ऑफिस से उनको 4 घंटे का ब्रेक मिला तो वो 4 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे। 2 घंटे का मिला तो 2 घंटे रहेंगे, ये चीज होती है। तो ये हर पति में नहीं होती। कुछ लोगों को बाहर घूमना, दोस्तों के साथ बैठना पसंद आता है। अब उसके साथ ये बता रहे हैं कि घर का खर्चा वगैरह सब सही से उठाते हैं, ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन बाहर जाना, दोस्तों के साथ बैठना उनका नहीं बंद हो रहा। तो उसमें ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कि क्या मेरी ही सारी जिम्मेदारी है। तो इसमें देखो, अगर आप हिस्सा बांट करने बैठोगे, लड़ने बैठोगे, उसमें नुकसान किसका होगा? बच्चे का।
अगर बेस्ट कंडीशन तो वही है कि पति पत्नी दोनों बराबर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, बाप लापरवाह है या इन केस किसी कई बार होता है माँ लापरवाह है, तो दूसरे बंदे को वो चाहे ना चाहे बच्चों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ता है। तो आपके केस में वो आप पर है। और हो सकता है जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ लेंगे कि बच्चों को जो कराना है मुझे ही कराना है, तो उसके बाद ना धीरे धीरे जब आप मेंटली ये सोचेंगे मेरे ही काम है, तो आप इरिटेट कम होंगे। और जब घर में एक प्लेजेंट सा माहौल रहेगा, बच्चे अपना सही चल रहे होंगे, आप खुश होंगी, पूरा काम क्योंकि अब आपने सोच लिया ना आपका ही है, उनका है ही नहीं, तो हो सकता है जब घर का माहौल खुशनुमा सा हो और धीरे धीरे आप बीच बीच में कहते रहो तो रुकने लगे। क्योंकि ये यार दोस्त जो होते हैं ना, मुझे लगता है ये एक टाइम तक ही रहता है जुनून सा, उसके बाद फिर लौट के पत्नी और बच्चे ही याद आते हैं। तो जब तक वो टाइम नहीं आता आपको झेलना पड़ेगा उस चीज को। और ये वाली बात की जी पत्नी भक्त मतलब मात्र भक्त ज्यादा हैं कि माँ बाप की ही बातों में रहते हैं, मेरी नहीं सुनते, वो ऑब्वियस होता है। हर बच्चे का अलग होता है हिसाब, कोई मम्माज बॉय होता है तो अब होता है तो होता है। अब आपने मतलब इस चीज का कोई टेस्ट नहीं है ना, ये आप सोच के देखो शादी से पहले आप ये कहो कि तुम अपनी मम्मी का कहना तो नहीं मानते, मेरा मानोगे ना, ये चीजें तो हो नहीं सकती। लॉटरी का टिकट है, शादी के बाद वो मम्माज बॉय निकलता है या डैडीज बॉय निकलता है या आपका बंदा बन के रहता है, ये आपकी किस्मत है पूरी तरीके से। तो जो मिला है अब उसे कैसे डील करना है वो सोचना है। तो मम्माज बॉय है तो ठीक है, लेकिन अगर मम्माज बॉय है तो एक अच्छी बात होती है कि उसको औरतों की कदर है, भले अपनी माँ की है अभी आपकी नहीं है, लेकिन ये एक बात ये होती है ऐसे बंदों में कि उसको अपनी मतलब उसको औरतों की कदर है। तो जो अपनी माँ का ख्याल रखेगा, उनकी बात सुनेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आप मेक श्योर हो सकते हो कि वो आपके साथ भी इन फ्यूचर उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव बात आप मम्माज बॉय को लेके दिमाग में रख सकते हो और कोशिश करते रहो, क्योंकि माँ और पत्नी दो अलग अलग चीजें हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों लोग ही उनका भला चाहते हैं। और एक टाइम के बाद पत्नी के लिए तो सब कुछ उसका पति हो जाता है, लेकिन माँ के पास उसकी और संतानें भी होती हैं, तो वो टाइम धीरे धीरे आता है और उसके बाद पति का भी झुकाव माँ की तरफ जितना होता है उतना ही पत्नी की तरफ हो जाता है, और एक टाइम के बाद पत्नी की तरफ पूरा ही झुकाव हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, टाइम लेता है, हर कपल में अलग अलग टाइम लेता है। तो आप भी वेट करो आपका टाइम कब आएगा। जॉब अभी शादी को 1 साल हुआ है और पहले ये था कि घर का काम वगैरह सीख लूं, तब नहीं हुआ, और अब जो है वो दोबारा जॉब करना चाह रही है। तो अब ये है कि बच्चा, लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा कर लो, तो अब उन्हें यह है कि बाद में इनफर्टिलिटी का इशू ना हो जाए, तो वो पजल्ड है कि करें या नहीं करें। मेरे हिसाब से आपको शादी के पहले साल में ही जब आप घर का काम सीख रही थी तभी बच्चे का भी प्लान हो जाता तो बढ़िया रहता, एक पंथ दो काज हो जाते। लेकिन नहीं हुआ तो आप अपनी एज इसमें बताना भूल गई, तो एज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। अगर आप अंडर 30 हो, आपके पास टाइम है, आप पहले बेबी प्लान कर लो, उसके बाद आप जॉब कर लो। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो भी वही दिक्कत है कि फिर इनफर्टिलिटी का इशू सच में शुरू हो जाएगा। तब तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी कि पहले बेबी प्लान कर लो, आप उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो, उसके बाद ही जॉब आप जा पाओगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो आपके पास अभी ऑप्शन है, निश्चिंत होके पहले आप बेबी प्लान कर लो। एक काम ये शुरू हो जाएगा, जब बेबी होगा फिर वो बड़ा होने लगेगा, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा प्रोसेस, और उसके बाद आप अपनी जॉब कर सकते हो, है ना भाई। एक बार तो आपका गैप हो ही गया ना, या तो कंटिन्यूएशन में चल रही हो, लेकिन जब कंटिन्यूएशन टूट ही गया तो फिर पहले अपने जरूरी काम हमें निपटा लेने चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है कि वही बेटा बेटी वाला, मैं क्या था, मैं हमेशा कहती हूँ, और ये शायद 3-4 बार ये चीजें हो चुकी बातें, कि बेटा होना, खाली आपके पास बेटियां हैं और बेटा होना जरूरी है या नहीं है, ये सब आपके यहाँ है। अगर आपको लगता है जरूरी है तो लोगों को भी लगेगा जरूरी है, आपको नहीं लगता जरूरी नहीं है, लोगों को नहीं लगेगा। अब ये कहाँ प्रेशर आ रही है कि जी मेरी बेटियां भी रोती हैं और कहती हैं कि मतलब काश हमारे भाई होता। अब मैं आपको बताऊं, जब त्योहार आते हैं ना, या मजाक में या कभी और कभी जी, जब जब अभी रक्षाबंधन आया था, तो एक आध बार मेरी बेटियों ने भी कहा है कि हमें ना सच्ची का अपना भाई चाहिए, तो उन्होंने कह दिया और मैं भाई के लिए निकल पड़ू मिशन पे कि मेरे को भी भाई पैदा करके देना उन्हें। कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों का। बच्चा है और उसने बोल दिया, उसको लगा कि हाँ भाई सबके पास भाई है, मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम सच में तीसरा बच्चा प्लान करने बैठ जाएंगे केवल इस वजह से कि हमारी बेटियों ने कह दिया। भाई त्योहार है, सबके भाइयों के राखी बंध रही है, उन्हें लगा ठीक है, पूरे साल तो नहीं याद आती। फिर ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, भैया बच्चा उन्हें नहीं पालना भाई, वो हमें पालना है, हमें पैदा करना है। तो अपने शरीर को, अपनी फाइनेंशियल उनको, अपने शेड्यूल को देखो कि आप एक और बच्चा कर सकते हो अफोर्ड। और इन केस तीसरा आपने चांस लिया, सबसे बड़ी जो राड़ आई थी कि हम पाल सकते हैं तीसरा बच्चा, इतने पैसे हैं हमारे पास कि हम एक और बच्चे को पाल सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर तीसरा बेटा ना हो और बेटी हो जाए, तो फिर उसमें वहां नर्स ने भी यही बोला था कि ढंग से ना पहले चेक करवा लेना। तो मैंने उसको वहीं पे नर्स को यही बोला था कड़े शब्दों में कि हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, चेक करवा लूं और फिर अगर लड़की निकले ना तो उसको मार डालूं पेट में, समझ रहे हो। तो भाई मैं वो काम आपके बस की है अबॉर्शन करवा के जी बेटा ही पैदा करना है तो करते हैं करने वाले, बेटे के चक्कर में कि जी बेटियां हो रही हैं उनको अबॉर्ट करा रहे हैं, उसके बाद बेटा पैदा कर रहे हैं कि जी हमें तो बेटा चाहिए ही चाहिए, मेरी लड़कियों को भाई चाहिए ही चाहिए। लेकिन जिन मेरे बस की नहीं है ये काम, तो मैं सलाह भी नहीं दूंगी किसी को भी कि अगर आप तीसरा बच्चा, बेटा या बेटी, फिर कुछ भी हो, अगर आप रख सकते हो आप शौक से लो तीसरा चांस, आपका मन है। लेकिन फिर भी ना हुआ तो क्या, वो आप जरूर सोच लो। और दूसरी चीज यही है, ये आपके यहाँ है, अगर आपका मन नहीं है कि मैं अपनी बेटियों में पूर्ण हूँ, कंटेंट हूँ, तो आपको फिर जरूरत नहीं है ना बेटियों की बात में आने की ना कुछ। बड़े होके यही बेटियां आपको फिर ब्लेम करती फिरेंगी कि मतलब जब नहीं थी गुंजाइश तो क्यों तीसरा बच्चा प्लान किया, समझ रहे हो। तो बच्चों की बातों में ना इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए कि उन्होंने कह दिया और आप इमोशनल हो गए। मैं तो इस चीज की पक्षधर हूं नहीं, बच्चों का क्या है वो तो कह देते हैं। एक लास्ट आया है पति के लिए कि जी अच्छे से सारा सामान ला के देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हाथ में पैसे नहीं देते। तो पता नहीं क्यों नहीं देते, तो मांग के देख लो आप, या फिर वही है, फिर क्या ही कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप घर में हो, आपको चार पैसे हाथ में चाहिए, नहीं तो मुंह खोल के मांग लो कि भाई पॉकेट मनी दो, या फिर मेरे काम की सैलरी समझ के दो, नहीं तो मैं बाहर काम करने जाऊं, या कुछ भी है। तो लेकिन पैसे मेरे हिसाब से जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको भी 5,000 10,000 जो जिस घर की जैसी गुंजाइश है, उन्हें कुछ पैसे ऐसे हमेशा देने चाहिए जो केवल उनके हों और जिनके उन्होंने कहाँ पे खर्च किए वो उनसे कोई सवाल जवाब ना पूछें। अगर ये चीज शुरू कर देना, मैं बताऊं आपको, जो घर में रहने वाली औरतें उनका मोटिवेशन लेवल यहाँ रहेगा। ये नहीं करते चीज, ये एक छोटी सी चीज है और ये हर घर में मुझे लगता है अप्लाई होनी चाहिए। भले आप मतलब कि वो जो कह रही हैं आप ला के दे रहे हो, लेकिन यही बात है ना, उनको कहना पड़ रहा है। क्यों? उनके हाथ में चार पैसे नहीं है जिससे वो खुद जाके ले आए, है ना। तो कुछ पैसे उन्हें जरूर ऐसे देने चाहिए जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें, जिसके बारे में कोई पूछताछ ना हो, वो उनके अपने हैं, चाहे वो जोड़ लें, चाहे वो सारे खर्च कर दें, चाहे वो किसी को भी दें, उनसे कोई पूछे ना। तो ये एक चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सब घरों में होनी चाहिए, आपके क्या। लेकिन अगर आपके हस्बैंड नहीं देते तो वही आपको बात ही करनी पड़ेगी उनसे, तभी बात बनेगी, बिना बात करे नहीं बनेगी। एक कमेंट आया था, क्वेश्चन नहीं आया था, कि मुझे लगता है कि अगर पत्नी अपने पति के साथ मिलकर अपनी सासू माँ का ध्यान रखे तो पति की नजर में पत्नी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दी आपकी क्या राय है इसमें जरूर बताना। अब इसका एक कमेंट दिया भी था देने वाले ने कि उन्होंने बहुत किया और उसके बदले में कुछ नहीं मिला। सेम चीज ना मेरे भी माननी है। मेरी लाइफ में मेरी भाभी, मेरी दीदी और 2-4 जने और हैं, ठीक है, जिन्होंने सेवा करने में, लेकिन सबसे ज्यादा यही 2 लोग हैं, मेरी सबसे बड़ी भाभी जो एक्सपायर हो चुकी और दीदी जो अभी हैं। इनका मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा छोटेपन से कि इन्होंने शरीर से सेवा करने में भाई साहब किसी की कसर नहीं छोड़ी। क्या ससुराल वाले क्या मैके वाले, दोनों लोगों ने अपने दोनों घरों में खूब मेहनत से खूब सेवा करी है सबकी, लेकिन उनको इतनी सी भी ना तो इम्पोर्टेंस मिली आज तक, ना उनकी लाइफ में कभी ये हुआ कि भाई उनके कंपैरिजन में जो बंदा है, बंदी है, उसके आगे उनको थोड़ा सा सुपीरियर माना गया हो। तो वहां से ना मेरे को एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि केवल घर का काम करना और केवल सेवा करना ये गारंटी नहीं देता कि आपकी इम्पोर्टेंस होगी, आपको प्यार मिलेगा। हाँ, आप सर्वेंट की तरह करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो,
लेकिन जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आपका पिछला 12, 14, 16, 18 जितने भी साल आपने सेवा की है वो सब यूं चला जाएगा। ये मैंने देखा है। खाली काम करना काफी नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहनी पड़ेगी। सेवा एक चीज है, लेकिन फिर भी आपका भी कोई वजूद है, आपको भी अच्छा बुरा लगता है, आप में भी दिमाग है। ये चीजें आपको समय समय पे देखते रहना पड़ेगा कि लोग माने। नहीं तो अगर आप सिर्फ काम करके, सिर्फ सेवा करके सोचो कि आपको आदर्श बहू का या बेस्ट पत्नी का टाइटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो, एक आया जो सबसे पहले मेरे सामने आया कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद भी वो अपने घर का आके ससुराल में सारा काम कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, जो उनके हिस्से का है। देख, जेठानी भी हैं, और उसके बाद भी उनकी सास और जेठानी जो है, मतलब मेन जेठानी जो है, वो ना तो उन्हें खुद चैन लेने दे रही है और उल्टा सास से भी सुनवा रही है। तो दया आती है मुझे आपके ऊपर इस टाइम। और ये कंडीशन इससे मिलती जुलती मेरे साथ हुई थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। उस टाइम पे मुझे एक सबक मिला कि अगर आप बहू हैं और आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे आप किस दर्द से गुजर रहे हो उसको एक्चुअली समझने वाला आपके पास कोई नहीं होता। अगर आपकी माँ है तो वो शायद समझ जाएंगी, और अगर आपकी माँ के जाने का ही दुख आपको है, उसको कोई समझ ही नहीं सकता, तो दूर करना, उसमें आपको रिलैक्स करना, कोई चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन असल बात यह है कि कोई चाहता भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। जितना भी आपकी मम्मी को थोड़ा बहुत कम याद उनकी आए, उस कंडीशन तक जब तक आपकी बॉडी नहीं पहुंच जाती, आपका माइंड नहीं पहुंच जाता, आपको अपने साथ माइल्ड होना पड़ेगा। कोई और माइल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, टेक योर टाइम। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात बातें सुनने सुनाने की, तो काम है, ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं सुनाती होंगी और आपकी मम्मी की डेथ के बाद सुनाना शुरू किया है ना। तो जो चल रहा है चलने दो। फिलहाल अपने आप के लिए अगर कोई और दया नहीं दिखा रहा, आपको दया दिखाने की जरूरत है कि आपका बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, आपकी मम्मी गई हैं इस समय, तो अपने साथ थोड़ा सा माइल्ड रहिए। जितना काम हो पड़े उतना कीजिए। बाकी बातों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप नहीं इग्नोर कर पाई इन चीजों को, तो एक तरफ आपकी मम्मी का दुख और दूसरी तरफ जिस घर को हम अपना घर मान के चल रहे हैं, वहां पर ये परायापन सा जो फील होता है ना, ये सब मिलके आपको फिजिकली इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो ये मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस के आधार पे कह रही हूँ अपने, कि संभल जाइए, मतलब बचे रहिए इस मेंटल ट्रॉमा से। आपके ऊपर जो आपकी माँ के जाने का पहाड़ टूटा है ना, वो काफी है। इन लोगों को आप ऐसे हो जाओ कि अभी कोई दिख ही नहीं रहा आपको। अपने आप को समय दो उस दुख से उबरने का। उसके लिए आप क्रिएटिव कामों में लगे रहो, जितना हो सकता है बिजी रहो। रोने का मन करे रो लो, याद करने का मन करे याद कर लो, लेकिन टाइम लेती हैं ये चीजें। इसके अलावा एक और का आया था कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद फिर उन्हें घर पे कोई बुलाता नहीं है, जो भी बचे होंगे भाई भाभी वगैरह। यहाँ तक बात आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद इनकी सास इनको यही ताने दे रही है कि तुझे कोई बुलाता नहीं, तेरे मैके में है कोई सिर पैर, तो मना कर दो कि हाँ जी मेरी माँ से था मेरा मायका, अब वहाँ कोई नहीं है। ना मैं उम्मीद रख रही ना आप उम्मीद रखो। एक बार दो टूक कह दो, आई होप उसके बाद ताने ये बंद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था बहुत लंबा, और मैंने ये बोला इस बात पे उन्हें और हंसी आई, और उससे भी लंबा उन्होंने एक मैसेज आगे की कहानी अपने घर की मेरे साथ शेयर की। फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपना समझ के इतनी सारी बातें बताई। लेकिन जितनी भी बातें बताई उनमें मैं आपको मेन बातें बताती हूँ कि उनकी मतलब पहले घर संभाल लो ये सोच के घर में बैठ गई, फिर बच्चे आने लगे, प्रेगनेंसी हो गई, फिर ये सोच के घर में बैठ गई, और उसके बाद फिर वो जॉब नहीं कर पाई। तो फिलहाल वो एक हाउस वाइफ है। ऑलरेडी वो इस डिप्रेशन में है कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं कर पा रही। यहाँ तक कहानी आ गई थी। उससे आगे का पार्ट ये आया कि जी उनका एक देवर है जो हर तरीके से मतलब करप्ट कहिए, ठीक है, ना कमाने में और वैसे भी उल्टे सीधे कामों में जुड़ा हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली सास ससुर का झुकाव उनकी तरफ है। और उसके बाद लव मैरिज भी हो गई देवर की, और फिर जो है देवरानी जॉब पे है। तो सास ससुर का जो
बिहेवियर है वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया। जो इनके लिए था उसका अपोजिट वो देवरानी के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए टिफिन भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, और इनको जॉब करने तक की भी मतलब नहीं है परमिशन। तो अब ये है कि फाइनली ये अलग तो हो गई। ऐसी कंडीशन में होता है कि भाई सेपरेट हो जाओ जब नहीं हो रहा, ये सब है, अलग हो गई, लेकिन फिर भी एक ही मकान में रह रहे हैं। एक तो वो चीज है, आमने सामने आप रोज पढ़ रहे हो, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि अब इन्हें लग रहा है कि ये सब चीजें जो भी हुई क्या वो सच में गलत थी। मैं सच में डिप्रेशन में जो जा रही हूँ सच में गलत है, क्योंकि वो अब आगे रीस्टार्ट नहीं कर पा रही है, इतनी उनका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। तो बस उन्हें जानना ये है कि ये सच में गलत है या मुझे ही गलत लग रहा है, और अब मैं क्या करूं। तो यहाँ मैं आपको अगर पूरी बात समझ के समझाऊं तो ये है कि आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, आपके साथ सच में गलत हो रहा है, ये चीजें हुई हैं गलत जो आपके अकॉर्डिंग आप बता रहे हो। और दूसरी चीज है रीस्टार्ट कैसे करें। अगर हो सकता है तो आप सिर्फ अभी आप एक घर में रह रहे हो, लेकिन आमने सामने एक घर में रहने के बाद, और जब आपकी पॉजिटिविटी या वाइब्स आपकी मैच ना हो रही हो, वो सबसे गंदी फीलिंग होती है। तो एक तो सबसे पहले कोशिश आप ये करो कि अगर आप घर भी अलग ले सकते हो, ताकि थोड़े दिन के लिए आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, उसके बाद शायद आपकी फैमिली दोबारा से ठीक हो जाए। तो एक तो आप ये कर सकते हो रीस्टार्ट करने के लिए, नई एनर्जी लाने के लिए। दूसरा, अगर आप घर अलग नहीं ले सकते, कमरा रहना वही है, तो जैसे आप कह रहे हो कि नीचे जाके बैठ जाते हो, ये करते हो, मतलब थोड़ा बहुत है, आपको अगर अपनी दोबारा से नई जिंदगी स्टार्ट करनी ही है तो आपको फिर बिल्कुल कट ऑफ होके एक बार जम के कोशिश करनी चाहिए, और भूल जाओ कि घर में क्या चल रहा है, और सही हुआ गलत हुआ इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है आपको। अब आप ये सोचो कि फिलहाल मुझे अब जॉब के लिए रीस्टार्ट करना है, तो कहाँ से शुरू करूं। पहला स्टेप डिसाइड करो और बस भगवान का नाम लेके उसको लो और जॉब स्टार्ट कर दो। आधी टेंशन तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी जब आप घर पे पूरा टाइम रहोगे ही नहीं, और बाकी धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। एक तो मेरी डिलीवरी से लेके तो सिजेरियन ही हुआ था, सी सेक्शन ऑपरेशन ही हुआ था मतलब मेरा, और इंजेक्शन कमर में ही लगा था, लेकिन कमर में उसके सर्जरी के बाद दर्द होता ही है, सभी को होता है, लेकिन किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो आई एम लकी, अभी तक तो कह सकती हूँ कि मुझे उस जगह पे जहां इंजेक्शन लगा था वहां दर्द नहीं होता। साइटिका की जो प्रॉब्लम है सो है, ठीक है ना, वहां मुझे नहीं होता। अब भगवान जाने क्यों नहीं होता, लेकिन मेरी जितनी भी सहेलियां और सबके जितने भी ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, सबके साथ यही है कि वो इंजेक्शन जहाँ लगता है वहां पर पेन होता है, और वो सर्दी के टाइम पे और बाकी जब कोई परेशानी होती है तो वो उभर जाता है। तो इट्स नॉर्मल, अगर आपके दर्द हो रहा है वहां पर तो वो सबके होता है, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है कि आपको ही हो रहा है या आपको चिंता करने की बात है। नॉर्मल है, उसमें पेन किलर, आप ट्यूब लगा लो, रेस्ट कर लो। ज्यादा देर खड़े होने से हो रहा है तो मत करो, वो चीजें आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। और एक आया है जॉब से रिलेटेड कि जॉब ज्वाइन तो कर ली लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो उनकी हेड हैं, एचओडी वगैरह हैं, वो उनको टोकती हैं, और उनको बोर्ड वगैरह पे नए नए स्टाइल के मतलब चीजों पे लिखने में दिक्कत आ रही है। तो वो घबरा रही हैं और सोच रही हैं कि जॉब छोड़ दूं। तो मैं क्या उनको राय दूंगी, वो ये पूछना चाह रही हैं। तो उसमें मेरी राय यही है कि आप अपने आप से पूछिए कि जॉब करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए जॉब करना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये चीजें माइनर्स ही हैं, और जब आप इतने टाइम बाद रीस्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। तो अगर आपके लिए जॉब करना सच में इम्पोर्टेंट है तो इन सब हर्डल्स को आप पार कर जाओगे, और ज्यादा नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपको कंफर्ट जोन चाहिए और आपसे नहीं हो रहा, तो आपकी लाइफ है, आपकी जॉब है, मन है छोड़ दीजिए। चलो जी, ये काम आपका आज का जो है हमारी बातों का खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में थे मैंने ले लिए। इसके बाद किसी के रह गए हों तो पहले से ही आई एम सॉरी। सारे कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं हो पाते। एक बात और मैं कहूं इस वीडियो के लास्ट में, आप लोग मुझे अगर ये वीडियो देखो तो कमेंट करके बताना, एंड में जरूर से कमेंट करना, ये चीज बहुत मैटर करती है कि क्या मैं आओ बहन बातें करे के नाम से एक चैनल ही अलग बना लूं, जिसपे मैं रोज दो चार क्वेश्चंस के जवाब दे दिया करूं, क्योंकि हफ्ते में एक एक वीडियो में ही 40-40, 50-50 क्वेश्चन जमा हो जाते हैं। अब ये वाली जाएगी, इसमें और आ जाएंगे, तो वो हो नहीं पा रहा। मैंने खूब कोशिश करके देख ली। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना, हो सका तो कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी, लेकिन अभी बच्चों के एग्जाम की वजह से थोड़ा बिजी ज्यादा हो रही है।
कि क्या मैं इसके लिए अलग चैनल बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ दीदी बना लो या नहीं बनाओ, ये ऐसे ही चलने दो, संडे एक काफी है, जो भी है आपको लगता है आप जरूर बताना। फिलहाल इसमें कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, और अगर अच्छा लगा हो, किसी भी बात से आपको सुकून फील हुआ हो, कोई सोल्यूशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना। और बस ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।